हेलो एवरीवन, मैं अभिजीत सर और मैं आपका बोर्ड एग्जाम के पहले आपके ज्योग्राफी में जो आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है उनके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां पर एक कंप्लीट आपको बता दूंगा कौन कौन क्वेश्चंस अगर आप देख के जाते हैं तो 100% वो क्वेश्चन आने का संभावना है। तो जैसे कि आप जानते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 17 नंबर आता है एमसीक्यूज और आपका 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स करके। और सेक्शन सी में आपका 4 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है जो 3 मार्क्स का होता है, और सेक्शन डी में 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन करना पड़ता है और जिसमें आपको 120 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना पड़ता है। और सेक्शन ई में आपको करना पड़ता है मैप पॉइंटिंग, जिसमें वर्ल्ड वाला जो बुक है उसमें 5 मार्क्स और इंडिया वाला बुक से 5 मार्क्स। तो आइए आज हम पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो वर्ल्ड बुक्स है, जहां पर आपको फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके आंसर भी बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं आपके पहला जो लेसन है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो आइए इस लेसन में हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको देख के रखना चाहिए। तो खास करके पहला हम आ जाएंगे ज्योग्राफी का डेफिनेशन। तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन आप याद रखिएगा, साथ साथ यहाँ पर जो स्कॉलर है जो ज्योग्राफर है रैडजेल का डेफिनेशन, एलएनसी सैंपल का डेफिनेशन और पॉल विदल दाले ब्लिच का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में भी काम आ सकता है, क्योंकि कभी कभार इसी डेफिनेशन को एमसीक्यूज में भी यूज किया जा सकता है। तो ये भी आपको एक बार देख के रखना है। तो आइए इसके बाद एक मेन टॉपिक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में। तो आप सभी जानते हैं जब हमारे क्रिएशन हुआ था, इंसानियत का शुरुआत हुआ था, तो उस समय इंसान जंगल में रहते थे, पहाड़ों में रहता था। तो हमें उस समय जो भी नेचर का पावर था सारे पावर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। बट धीरे धीरे इंसान के अंदर पावर बढ़ता गया, इंसान का दिमाग काम करना शुरू कर दिया और इंसान टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। बट नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ये एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में नेचर डिटरमाइन करते हैं इंसान को क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इंसान नेचर से बाहर नहीं जा सकते हैं। इंसान के सारे एक्टिविटी को नेचर कंट्रोल करते हैं। इसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक एक बार देख के रखना है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। और इसके साथ आपका एक स्टोरी दिया हुआ है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का, जहां पर बेंदा का स्टोरी दिया हुआ है जो आबूच मत का जंगल में रहता था और जिनका जीवन पूरे जंगल से जुड़ा हुआ था। तो ये टॉपिक भी आपको देख के रखना है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर पे। तो जैसे कि जानते हैं इंसान का धीरे धीरे एडॉप्टेशन का क्षमता बढ़ना, टेक्नोलॉजी का सुविधा लेना, और एक समय ऐसा आ गया था जब इंसान के अंदर ये पावर आ गया था, इंसान चाहे तो नेचर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्या नेचर से खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था बारिश होता था तो इंसान भीगता था, धूप में इंसान धूप को झेलता था, क्या किसी तरह का नेचुरल कैलामिटी हो तो उस समय भी इंसान के पास कोई रास्ता नहीं था। तो इस जगह से इंसान ने खुद को एडॉप्टेशन किया, एक पॉसिबिलिटी को शो किया, हाँ इंसान कर सकते हैं। तो ऐसे थ्योरी को हम लोग कहेंगे पॉसिबिलिज्म, और इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो केरी का स्टोरी है, जहां पर यह दिखाया जा रहा है किस तरह से केरी जो टोंडीहम में रहते हैं, किस तरह से बहुत ज्यादा ठंड है उस ठंड से भी खुद को बचा रहा है। उनकी जो कर है किस तरह से साइंस को यूज करते हुए उस समय का जो टेम्परेचर है उसको झेल रहा है। क्या केरी ने जो मेडिकल फैसिलिटीज का सुविधा लेके अपना एज बहुत ज्यादा होने के बाद भी 58 इयर्स ओल्ड है, उनके बाद भी उनको 30s की तरह यंगर देखने को मिलता है। तो ये सारा सुविधा हम जब देखते हैं तो इसी को हम लोग कहेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जहां पर नेचर को इंसान ने कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल कर चुका है। अब आ जाइए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का टॉपिक है, जिसको हम लोग नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो इसको भी एक बार बढ़िया से आपको देख के रखना है। ये थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी दिया था ग्रिफ्ट टेलर ने। और इस थ्योरी का अगर हम बात करते हैं तो कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल
स्किप नहीं करना है। तो इस थ्योरी में देखिए इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा गया, क्योंकि इंसान डेवलप करते करते इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है जहां पर इंसान खुद के लिए हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। क्योंकि हम जब डेवलपमेंट करते करते ये नहीं सोचते हैं इसमें हमारा नेचर को कितना हानि पहुंच रहा है। आज देखिए हमारे बहुत सारे जगह में ओजोन लेयर में एक होल हो चुका है, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीटेशन शुरू हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स को भी हमें देखना है और हमें हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको कंट्रोल करना है। मतलब बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिज्म में भी नहीं रहना है, हमें एक बीच का रास्ता, इसीलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। तो ये न्यू डिटर्मिनिज्म वाला जो टॉपिक है इसको भी आपको एक बार देख के रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और मैं खास करके आपको ये बताने जाऊंगा क्योंकि इस बार का जो बोर्ड का पेपर हो रहा है बेटा, ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको एक बार देख के रखना है। और यहाँ पर आप अप्रोचेस को भी एक बार देख सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो अप्रोचेस है इनको भी एक बार देख के रखना, कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाए। और खास करके ये जो लास्ट पेज में दिया हुआ है आपके इस लेसन का, जो साब फील्ड और फील्ड्स, तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी आपको एक बार देख के रखना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट लेसन में आते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो मेन टॉपिक है वो एक बार आपको देख लीजिए। यहां पर एक क्वेश्चन आता है जहां पर पूछा जाता है ये जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ये इक्वल नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं जगह में ज्यादा कम होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या क्यों होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर पहला बात है ये जो टॉपिक है यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में बताया जा रहा है। और इसी जगह में एक कोटेशन दिया हुआ है, इस कोटेशन को लेके भी एक बार क्वेश्चन आया था। ये कोटेशन है जॉर्ज बी क्रेशे का। इन्होंने कहा है एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी। तो इस टॉपिक को एक बार देख के रखना है, जहां पर उनका कहना है एशिया में कुछ ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं और कुछ ऐसे ज्यादा जगह है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में देखो यहां पर दिया गया है डाटा, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। जो 90% लोग हैं वो 10% एरिया में रहते हैं और 10% जो लोग हैं वो 90% वाले एरिया में रहते हैं। और ये डाटा भी आप देख के रखना, ये डाटा भी हो सकता है कभी आपका कोई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाए या किसी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी आ जाए। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये तो बहुत ही आसान है, किसी भी जगह का डेंसिटी आप जानते हैं, पॉपुलेशन को एरिया से अगर घटा देते हैं तो उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फैक्टर है, ये फैक्टर तो बिल्कुल देख के रखना है, आसान क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, इस बार भी हो सकता है आ जाए। ज्योग्राफिकल फैक्टर है जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, और इसके बाद लैंडफॉर्म्स है, इसके बाद क्लाइमेट है, और इसके बाद सॉइल्स है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर देख के रखना, क्योंकि आप जानते हैं लैंडफॉर्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, और सॉइल्स भी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एरिया का पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। और इसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें मिनरल्स के बारे में भी आपको देख के रखना है, अर्बनाइजेशन, किसी जगह में न्यू टाउन बन रहा है, इसके बारे में भी आपको देख के रखना है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर बहुत सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री बनते हैं तो वहां पर भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह का पॉपुलेशन के पीछे। आप जानते हैं जैसे सेम कल्चर में रहने वाले लोग पसंद करते हैं अपना कल्चर जहां पर उनको मिले, या अपने कल्चर का प्रमोशन जहां पर बढ़िया से हो वहीं पर रहे। नेक्स्ट आ जाइए पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। देखिए बेटा, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो भी बॉक्स में भी दिया हुआ है टॉपिक उसको भी छोड़ना नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये भी एक बार देख के रखना, ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, ये कहां पर काम आ सकता है, ये आपका एमसीक्यूज वगैरह में भी काम आ सकते हैं। और इसके साथ एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो आप देख के रखना है, सीबीआर यहां पर है और सीडीआर। तो इसको एक बार मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे सीबीआर में देखिए, सीबीआर इक्वल टू BI बाई P इंटू 1000, मतलब यहां पर बताया जा रहा है क्रूड बार्थ रेट के बारे में। तो
किसी एक पर्टिकुलर साल का मिड ईयर का पॉपुलेशन लेना है, आपको लाइव बात लेना है, तो इससे 1000 में हमें निकालना पड़ता है कितने क्रूड बर्थ रेट हो रहा है। तो ये भी आपको एक बार देख के रखना है। और इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट्स है CDR। तो CDR में भी आप देख के रखना है, जैसे कि CDR में हम लोग देखेंगे D/P × 1000, जहां पर D नंबर ऑफ डेथ, कितना मौत हो रहा है मिड ईयर पॉपुलेशन में, और उसका 1000 में निकालना है रेशियो। तो ये CBR एंड CDR ये दोनों पॉपुलेशन ग्रोथ का कंपोनेंट्स है। इसके साथ तीसरा कंपोनेंट्स माइग्रेशन भी देख के रखना। माइग्रेशन, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन कैसे होता है? माइग्रेशन होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के बीच में। मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन जहां पर लोगों का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुआ, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहां जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका जन्म हुआ हरियाणा में, तो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है हरियाणा, बट आप अमेरिका का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया अमेरिका। तो ये माइग्रेशन भी आपको एक बार देख के रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये माइग्रेशन जो होते हैं, इनके पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। तो ये भी देख के रखना है, काफी बार क्वेश्चन आए हैं पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर के बीच में डिफरेंस लिखना। क्या पुश फैक्टर पुल फैक्टर आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा जब माइग्रेशन से क्वेश्चन आई। एमसीक्यूज भी आती हैं, आपको एक छोटा सा टॉपिक उठा दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा पुअर लिविंग कंडीशन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये कौन से फैक्टर में आते हैं, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। तो ये भी आपको एक बार देख के रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन था और इस बार आने का चांसेस कम है, फिर भी मैं कहूंगा एक बार डेमोग्राफिक साइकिल और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को देख के रखना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या बोलते हैं? एक ऐसा थ्योरी है जो बताते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया के बारे में। तो इसमें क्या बताते हैं, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है रूरल एग्रारियन सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ। तो ये काफी ज्यादा सोर्स बेस में भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस को आपको एक बार जरूर देख के रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए, जहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में। ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें पहला क्वेश्चंस आ सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। तो ये नॉर्मली इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप सभी जानते हैं ये जो ग्रोथ है ये क्वांटिटिव है और डेवलपमेंट है क्वालिटी। तो इसका भी डिफरेंस एक बार देख के रखना है, कभी भी अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। अब आ जाइए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इंसान का सोच था किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो कंट्री डेवलप है। बट ये सोच को चेंज हो गया धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे कंट्री देखा गया जहां पर इकोनॉमी में वो कंट्री तो आगे है बट उस कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो 90s में डॉक्टर महबूबुल हक एंड डॉक्टर अमर्त्य सेन ये दोनों मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने यूएनडीपी के पास एक रिपोर्ट सबमिट किया। ये रिपोर्ट सबमिट किया किस तरह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना सकते हैं और दुनिया में सभी कंट्री का एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें 1990 में यूएनडीपी को यह काम दे दिया गया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को, और जिसमें ये 1990 से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है। तो इसका 3 कंपोनेंट लिया गया, एक तो है पर कैपिटा इनकम और दूसरा हम बात करेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और तीसरा अगर है तो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये 3 कंपोनेंट से हमें सारा चीज पता चल जाता है। कैसे? फर्स्ट देखिए पर कैपिटा इनकम, मतलब उस कंट्री का पर हेड इनकम कितना है। तो टोटल इनकम को
टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और इससे अगर कोई फॉरेन कंट्री का लोन वगैरह भी है उनसे माइनस कर देते हैं, तो इससे पता चल जाता है वो कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में पता चल जाता है उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में पता चल जाता है उस कंट्री का हेल्थ फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी कैसा है। तो ये तीन कंपोनेंट के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। तो उसमें किसी कंट्री को 1, 2, 3 करके बना दिया जाता है और इसके बाद ये सारे रिपोर्ट पब्लिश होता है जिसको हम लोग HDR कहते हैं। तो जो कंट्री को सजाया जाता है रैंकिंग अनुसार ये है HDI, और जब टोटल रिपोर्ट पब्लिश होता है तो इसको कहा जाता है HDR। तो इसका शुरुआत हुआ था डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। तो इसमें एक टॉपिक आपको और भी याद रखना है, डॉक्टर सेन ने बताया था ये जो कंपोनेंट्स हैं क्या क्राइटेरिया है, इसमें हम फ्रीडम को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास सारा चीज है, अगर फ्रीडम नहीं है तो ये तीनों चीज बेकार हो सकता है। बट अभी भी यूएनडीपी ने इस क्राइटेरिया में फ्रीडम को ऐड नहीं किया है। अभी फिलहाल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और पर कैपिटा इनकम ये तीनों को ही लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इसके बारे में, तो एक बार देख लीजिए यहां पर हम जो कंट्रीज का कंपैरिजन है ये कंपैरिजन के बारे में भी एक बार देख लेंगे, किस तरह से ये 4 पिलर्स भी है इनको भी एक बार देखना है, ये क्वेश्चंस भी आपको छोड़ना नहीं है। द 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट ये सब के बारे में बात करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है आपके लिए, तो इसको भी आपको एक बार देख के रखना है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ अप्रोचेस है इसको भी आपको एक बार देख के रखना है, जैसे कि इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। और मैं आपको बताऊंगा इसमें बेसिक नीड अप्रोच को खास करके ध्यान रखिए, इसका क्वेश्चन आ चुका है, और वेलफेयर अप्रोच को भी एक बार देख के रखिए, इसको आपको देख के रखना ही रखना है, कभी इनके बीच में कंपैरिजन भी आ सकता है। यहां पर एक कंट्री के बारे में दिया हुआ है जो भूटान कंट्री है, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करती हैं, जिनको लगता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये सही नहीं है, कंट्री में लोग कितना खुश है इनमें ज्यादा हमें फोकस रखना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ही अपना डेवलपमेंट का आधार मानते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन में। तो ये कंपैरिजन का आप डाटा देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास जो पीडीएफ है यहाँ पर तो 2005 का शो कर रहा है, कुछ अपडेटेड बुक्स में अपडेटेड डाटा हो सकता है, तो वो अपडेटेड डाटा से भी आप तैयार रखिए और इसको भी एक बार अपने सिलेबस के साथ ऐड करके इसको पढ़िए, इसको भी हो सकता है ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाइए, 3 एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी में एक तो हंटिंग गैदरिंग है, जब ये शुरुआत का पेशा है तो इसके बारे में भी देख के रखना। यहाँ से मैप पॉइंटिंग भी आती है, तो इलेक्शन को मैप पॉइंटिंग के साथ ही आपको पढ़ के रखना है। तो इसमें आपको नोमाडिक हंटिंग के बारे में भी देख के रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आए हैं। तो नोमाडिक हंटिंग क्या है, किस तरह से होते हैं, कौन लोग नोमाडिक हंटिंग करते हैं, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर बताइएगा ऋतु प्रभास के बारे में भी, जिसको हम लोग ट्रांस ह्यूमन प्रोसेस कहते हैं, इनके बारे में भी आपको देख के रखना है। सेम वही नोमैडिक हंटिंग प्रोसेस जो आप कॉमर्शियली किया जाता है, तो इसको कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग भी कहा जाता है। कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग को क्या है आप देख लीजिए, जो भी एनिमल्स को हम लोग पालते हैं, जब हम लोग कॉमर्शियली पालते हैं, जैसे नोमैडिक हंटिंग में क्या होता है, कुछ कम्युनिटीज है जो वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज क्या करती हैं, अपना वही पीढ़ियों से करके आ रहा है। बट यहां पर क्या होता है, कॉमर्शियल लाइफस्टाइल में ये आप कोई भी कर सकते हैं और ये सब पैसा कमाने के लिए किया जाता है। नोमैडिक हंटिंग का कुछ लैकिंग है, ये भी आपको एक बार देख के रखना है, जैसे कि इंपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज है और न्यू सेटलमेंट्स प्लान्स है, ये सारे चीज एक बार आपको देख के रखना है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको भी आपको एक बार देख के रखना है। और इसमें मैप पॉइंटिंग मैं ऑलरेडी बताया हूं, देख के रखना ही है। और फिर आ जाते हैं एग्रीकल्चर, जिसमें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, खास करके प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग झूम एग्रीकल्चर कहते हैं, तो इनके बारे में आपको एक बार देख के रखना है। ये काफी बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
और इसमें इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, अलग अलग जगह में झूमिंग एग्रीकल्चर का जो नाम है ये याद रखना है, कहां पर इसको झूमिंग कहा जाता है, कहां पर इसको मिल्पा कहा जाता है, कहां पर इसको लदंग कहा जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आपको दो टॉपिक याद रखना है, एक विथ पैडी और एक विदाउट पैडी। तो ये दोनों का फीचर्स आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो राइस के साथ एक विदाउट राइस, तो ये दोनों चीज आपको एक बार देख के रखना है। नेक्स्ट प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इनको भी आपको देख के रखना है क्योंकि एग्रीकल्चर में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट आसान भी है। जैसे प्लांटेशन में क्या होता है, एक ही क्रॉप्स पूरा साल ग्रो करवाया जाता है और काफी लार्ज एरिया में किया जाता है, और यूरोपियन जो कॉलोनीज है ये शुरुआत किया था। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज के लिए कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां पर देखिए एक बार बताया गया, फ्रेंच एस्टेब्लिश कोका एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका, द ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका। इस तरह का जो भी लाइन है इसको आपको बढ़िया से देख के रखना है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ये भी आप देख के रखिए। और मैं एक चीज आपको कंफर्म करता हूं बेटा, यहां पर आपको डायरेक्ट ऐसा प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोल के नहीं भी पूछ सकता है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, देयर इज अ लो यील्ड पर एकर बट हाई यील्ड पर परसेंट, ये कौन से एग्रीकल्चर का फीचर्स है, उसी एग्रीकल्चर के बारे में लिखिए। मतलब आपको एक तरह का क्लू दिया जाएगा, एक नंबर और प्लस 4 नंबर, मतलब क्वेश्चन इस तरह का भी बिल्ड हो सकता है 1 + 4। अगर 1 वाला क्वेश्चन आप गलत कर लिया तो ऑटोमेटिक 4 आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्सर्न होके आपको लिखना पड़ेगा। और साथ साथ अगर हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड फार्मिंग, ये भी आपको एक बार देख के रखना, और डेयरी फार्मिंग के बारे में भी आपको देख के रखना है। मैं कहूंगा कोई भी फार्मिंग छोड़ना नहीं है। और इसमें मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक टॉपिक काफी बार आए हैं विटिकल्चर के बारे में, तो ये विटिकल्चर भी आपको देख के रखना है। और नेक्स्ट इधर अगर हम बात करें कॉमर्शियल के तरफ, तो इसमें एक टॉपिक जो मैं आपको नहीं बताया था, एक बार बता देता हूं, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। और इसमें आपको ट्रैक फार्मिंग के बारे में भी आपको एक बार देख के रखना है, क्योंकि ट्रैक फार्मिंग वही होता है जहां पर रातों रात ट्रैक में करके वो वेजिटेबल्स को मार्केट में भेजा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। तो इसको भी आप एक बार देख के रखिएगा। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जहां पर हम मैंने पेपर चेक करते हुए देखे हैं बच्चे का गलती भी होता है, वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग ये दोनों आपको देख के रखना है। मैं एक आसान सा टॉपिक आपको बता देता हूं जहां से आपको याद रखना है। कलेक्टिव फार्मिंग जो है वो यूएसएसआर करता था, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये जो था ये गवर्नमेंट पॉलिसी था, क्या गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता था। बट कोऑपरेटिव फार्मिंग ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स है ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए अपने सारे रिसोर्स को पूल करते हैं, और वॉलंटियरली ये अपने ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस से खेती करने के लिए और प्रॉफिटेबल करने के लिए फार्मिंग को ये क्या करते हैं, ये इस तरह का कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया जाता है जो फार्मर को हेल्प करते हैं, और इस फार्मिंग में जो फार्मर्स खेती करते हैं उनको मैक्सिमम प्राइस, ज्यादा प्राइस देने का कोशिश किया जाता है। और कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, इसी का सारे उल्टा हो जाता है। इसको कोलकोज भी कहा जाता है। ये यूएसएसआर है जो सोशल ओनरशिप के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर सरकार जो प्राइस डिसाइड करते हैं, जो फिक्स प्राइस डिसाइड किया जाता है, उसी प्राइस में ही फार्मर्स को अपने क्रॉप्स को बेचना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस एक बार देख के रखना। और फिर आ जाता है माइनिंग, और माइनिंग में आपको देख के रखना है, एक तो ये पिक्चर आप देख के रखना, और इसमें जो ओपन कास्ट माइनिंग है और शाफ्ट माइनिंग है, ये दोनों देख के रखना है। एक तो क्या होता है ऊपर ऊपर माइनिंग हो जाती है, स्ट्रिप माइनिंग जिसको कहते हैं। शाफ्ट माइनिंग क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ता है, ये रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों माइनिंग का जो मेथड्स है ये आपको एक बार देख के रखना है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है, ये है क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमें देखने को मिलता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाया जाता है उसके पीछे कौन कौन फैक्टर है। तो एक तो मार्केट होना चाहिए, उसके बाद रॉ मटेरियल नजदीकी होना चाहिए, लेबर सप्लाई होना चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट पॉलिसी तो है ही है, और साथ साथ एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, एक इकोनॉमिकल सेक्टर दूसरे इकोनॉमिकल सेक्टर के साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बट आपको छोड़ना नहीं है, फूड लूज इंडस्ट्रीज।
फूड लूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस, कहीं पर भी बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में। और ये क्या होता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स, ये किसी भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और वेट लूजिंग और अदरवाइज, और दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन एनीवेयर। ये ऐसे कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं जो कंपोनेंट कहीं पर भी मिल जाता है। तो ये फूड लूज इंडस्ट्रीज के बारे में भी आपको एक बार देख के रखना है। और नेक्स्ट आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन आपको देखना ही है। जैसे साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे साइज के अकॉर्डिंग आपको तीन तरह का इंडस्ट्रीज देख के रखना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और जब भी ये बुक्स पढ़िए, मैं तो कहूंगा ये फोटोज भी देख के रखिए, कभी भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, पिक्टोरियल क्वेश्चंस भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया सीबीएसई में, तो ये भी आपको देख के रखना है। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स में भी आपको देख के रखना है, जिसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। और खास करके एग्री बिजनेस क्या है, जहां पर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स है उसको लेके जो बिजनेस होता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, ये भी आपको देख के रखना है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, ये भी आपको देख के रखना है। और लास्ट में आ जाते हैं दो और इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज और एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग तीन तरह का क्लासिफिकेशन है, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, एक ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम देखेंगे तो वो हो जाता है इसके बाद जो हाईटेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कट आउट हो चुका है आपके सीबीएसई से। तो हम आ जाते हैं मेन जो फीचर्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजीज। तो इसको आपको देखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो जो भी आज के दिन में एवोल्यूशन हो रहा है टेक्निकल, तो इसमें हाईटेक क्या है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा खास करके जो भी स्किल ऑपरेटर्स है, किसको ब्लू कलर कहा जाता है, किसको व्हाइट कलर कहा जाता है, किसको गोल्ड कलर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। CAD कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन किस तरह से काम कर रहा है, ये सारे टॉपिक्स आपको एक बार देख के रखना है। नेक्स्ट लेसन जो है वो है टर्शियरी एक्टिविटीज। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो आपको देख के रखना ही है। खास करके ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स क्या है, और यहाँ पर जो है देखिए एक तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, एक तो गांव का है और एक टाउन का है। ये दोनों फीचर्स आपको एक बार बिल्कुल देख के रखना है। और यहाँ पर ये फोटोज भी आप देखते रहना, जो मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ। कुछ स्टोर्स के बारे में भी आपको देख के रखना है, होलसेल ट्रेडिंग का किसको कहा जाता है, ये भी आपको देख के रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बारे में, तो काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो फोटोज देख रहे हो, यहाँ पर काफी ज्यादा सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर में भी ये फोटोज आया है, जो धावा वाला सर्विस इन मुंबई है, तो इसको भी एक बार आप बढ़िया से देख के रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टूरिज्म के बारे में। तो टूरिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीड करके रखना। रीड करने से क्या होता है, आप उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या है, देखिए यहाँ पर बोल दिया गया, व्हाट डू ए CEO ऑफ एन MNC इन कोपेनहेगन एट न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं प्रोडक्शन में, जहां पर उस समय का क्या, उस कंपनी का जो सबसे गोल्ड कलर पर्सन होते हैं, जो अपने नॉलेज से, स्पेशलाइज नॉलेज से और टेक्निकल स्किल से अपने सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चलाते हैं और एक्टिविटीज को करते हैं। और इनके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है क्विनरी एक्टिविटीज के बारे में भी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाते हैं, जैसे KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, कॉल सेंटर्स किस तरह से चलाया जाता है, आउटसोर्सिंग किस तरह से होता है, ये भी आपको एक बार देख के रखना है। और डिजिटल डिवाइड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आप मान के चलो ये आ भी सकते हैं, आने का चांसेस भी काफी ज्यादा हाई है। तो इसमें क्या करना है, जो आज के दुनिया में हम देखेंगे एक तरह से बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है और एक तरह से बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास काफी हाई टेक्नोलॉजी है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास कंट्रीज बहुत ज्यादा लो लेवल का है। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है ये हमें एक बार देख के रखना है, इसी को हम लोग डिजिटल डिवाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट लेसन में आ जाइए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है और काफी ज्यादा बड़े लेसन है।
स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डरते भी हैं इस लेसन में, बट मैं कहूंगा ये अगर सही से पढ़िएगा तो ये लेसन काफी आसान भी हो सकता है। इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, जैसे कि आप हाईवेज को देख के रखना है। और एक जगह में गलती हो सकता है बेटा, क्योंकि ये सेम लेसन इंडिया वाला बुक्स में भी है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये इंडिया के लिए हाईवेज के बोला गया है, क्या वर्ल्ड हाईवेज के बारे में बताया गया है। इसके बाद रेलवेज को आपको एक बार देख के रखना है। और हाईवेज में मैं बात करूंगा, जैसे कि ये सारे फोटोज वगैरह दिया हुआ है, इसको भी एक बार आपको देख के रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा इससे। और इसके बाद आ जाते हैं हम जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, जहां पर ट्रांस साइबेरियन रेलवेज जो रशिया का रेलवेज के बारे में बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, ये जो नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है उस पोर्शन में है, जो 7050 किलोमीटर लॉन्ग है। ये सारे फीचर्स देख के रखना। मैं कहूंगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एक ट्रांस कनाडियन रेलवे, 2 हो गया, और एक आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ये 3 रेलवे तो बिल्कुल देख के रखना ही रखना है। और आपने वर्ल्ड मैप के साथ इस तरह का क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आते हैं तो आपको वर्ल्ड मैप बनाना ही बनाना होगा। और इसके बाद आ जाते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, जो ओशियनिक रूट्स के माध्यम से है, और इसमें कुछ काफी कैनल्स हैं जो आपको देख के रखना ही है। पहले तो रूट के बारे में बता देता हूं। एक तो मेडिटेरियन इंडियन ओशियन रूट, जो स्वेज कैनल के माध्यम से जाती हैं, ये रूट्स आपको देख के रखना ही है, क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। और एक तो केप ऑफ गुड होप रूट, ये 2 रूट आप बिल्कुल देखिए, इस साल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कनाल में बात करेंगे, पहला तो स्वेज कनाल, तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, कितने बार बोलूं, क्योंकि काफी बार आपको बता के रखी हैं। स्वेज कनाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका इमेज से भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इनको तो बढ़िया से देख के रखना ही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कनाल है पनामा कनाल, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मिडल में है, तो इनके बारे में भी आपको एक बार देख के रखना है। इनलैंड जो वाटरवेज है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिहाने वाटरवेज, ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है रिहाने वाटरवेज के बारे में। और इसके साथ दानुबे वाटरवेज, ये दोनों वाटरवेज आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स है, इनको भी आप एक बार रीड करके रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो ये पाइपलाइंस के बारे में है। पाइपलाइंस भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, पाइपलाइंस को भी आपको देखना है। और कम्युनिकेशंस को आप एक बार देख लीजिएगा, खास करके सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और इंटरनेट के बारे में। तो आज के दिन में ऐसे भी आप इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन आए तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड, आइए, जैसे बार्टर सिस्टम क्या है आपको देख के रखना है। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, ये इस बार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो पुरानी सिविलाइजेशन था, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ये एक दूसरे से उस समय भी इंटरनेशनल ट्रेड करता था। तो एक समय था सिल्क रूट, तो आप नेक्स्ट पॉइंट में सिल्क रूट के बारे में बताओगे, जहां पर किस तरह से रोम सिविलाइजेशन से सिल्क रूट के माध्यम से एक तरफ चला जाता था यूरोप, अफ्रीका, और एक तरफ एशिया में। इसके बाद स्लेव ट्रेड के बारे में भी आपको बताना है। फिर बताना है यूरोप में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे खत्म हुआ तो फिर आगे चल के फिर यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रीज क्या किया, अलग अलग कंट्रीज में निकल पड़ा अपने जो भी सरप्लस प्रोडक्ट है उनको बेचने के लिए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ, फिर ये सारे ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद फिर बहुत सारे एग्रीमेंट होना शुरू हुआ, एक दूसरे कंट्रीज के अंदर प्रमोशन करना शुरू कर दिया, और खास करके जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड काफी ज्यादा ग्रो कर गया। तो ये है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको एक बार आप बढ़िया से देख के रखना। और इस टॉपिक में आपको एक बार ये भी देख के रखना है, जो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए क्या क्या बेसिस चाहिए, कौन जरूरी टॉपिक है, तो ये भी एक बार आपको देख के रखना है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसमें आपको एक बार देख के रखना है, ये क्वेश्चंस भी कभी भी आ सकते हैं। तो इसमें बायलैटरल ट्रेड किसको कहा जाता है, मल्टीलैटरल ट्रेड किसको कहा जाता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं तो ये बायलैटरल ट्रेड है, और जब एक से अधिक कंट्री के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं इसको हम लोग मल्टीलैटरल ट्रेड कहेंगे। और फ्री ट्रेड क्या है, फ्री ट्रेड का मतलब
फ्री में ट्रेडिंग होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक समय था ऐसा नियम, एक कंट्री के एमएनसी दूसरे कंट्री में नहीं जा सकते हैं, उसमें कुछ टैरिफ भी बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, और दूसरे देश के जो सरकार था वो परमिशन नहीं देता था। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस को दूर कर दिया गया, तो इसको फ्री ट्रेड बताया गया है। एक डंपिंग के बारे में भी आपको देख के रखना है। डंपिंग क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज। तो ये कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना, वो भी दो कंट्री के बीच में, एट ए प्राइस दैट ऑफर्स फॉर अ रीजन नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। और इसमें जो प्राइस दोनों कंट्री में डिफरेंस होता है, इसके पीछे कारण कॉस्ट नहीं है, कुछ और कारण है। तो इसमें क्या देखा जाता है, जो बड़े कंट्रीज है ये छोटे कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर अपना थोड़ा पावर दिखाने का कोशिश करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट डंपिंग करते हैं, और इससे क्या होता है, जो लोकल रिटेलर्स है वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ये क्वेश्चन देख के रखना ही है। 1948 में हम लोग क्या देखेंगे, गैट बनाया गया था, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करे। बट कुछ देर के बाद लोगों को समझ में आया, खास करके यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद देखा गया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेडिंग को ठीक से कंट्रोल करे। और इसके बाद क्या गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 1995 में ये अपने एक्टिंग में आया, और इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर भी इसके अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देख के रखना, जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका कुछ लैकिंग के बारे में बताइए, इसका कुछ ड्रॉबैक बताइए। तो आप ड्रॉबैक क्या बताओगे, ये भी आपको देख के रखना है। जैसे ड्रॉबैक है, मैं आपको बता देता हूं, इसका काफी ड्रॉबैक्स है। जैसे कहा जाता है ये जो फ्री ट्रेड है, ये एक्चुअली ये 100% फ्री ट्रेड नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो आज भी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट कर रहा है, इसका भी एक कंप्लेन आता है। कुछ ये भी ड्रॉबैकिंग है, जो रिच कंट्रीज है ये और भी ज्यादा रिच हो रहा है, जो पुअर कंट्रीज है और भी ज्यादा पुअर हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको एक बार देख के रखना है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ये तो आपका अभी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ और टॉपिक्स है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखें हैं, टाइप्स ऑफ पोर्ट। जैसे कि आप इंडिया वाला बुक्स में देखिएगा, वहां पर भी पोर्ट है, जहां पर भारत के ईस्ट कोस्ट पोर्ट और वेस्ट कोस्ट पोर्ट के बारे में डिफरेंस बताया जाता है। जहां पर आपने पढ़े होंगे कंदला के बारे में, जहां पर आपने मारमागांव के बारे में पढ़े हैं, कलकत्ता हल्दिया के बारे में पढ़े हैं। बट ये वर्ल्ड वाला बुक्स है, यहाँ पर जो पोर्ट है, यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ पोर्ट बताया गया। फंक्शनल पोर्ट, कौन कौन पोर्ट क्या काम करते हैं, और यहाँ पर खास करके पोर्ट को गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आपको तैयार करके रखना है। क्यों पोर्ट को गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? क्योंकि आज के दिन में सबसे ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड होता है वो पोर्ट्स के माध्यम से होता है, क्योंकि एयर के माध्यम से उतना नहीं हो पाता है, और बहुत सारे कंट्रीज है जो हम लोग रोड से कनेक्टेड नहीं है। तो आइए टाइप्स ऑफ पोर्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल पोर्ट है, कॉमर्शियल पोर्ट है। तो इसमें एक चीज भी आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल भी आप जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा। इनलैंड पोर्ट क्या है, आउट पोर्ट क्या है, ऑयल पोर्ट्स किसको कहेंगे हम, पोर्ट्स ऑफ कॉल किसको कहेंगे। एक तो ये पैकेट स्टेशन, ये काफी बार बहुत सारा सैंपल पेपर के क्वेश्चन में हम देखे हैं। तो एक पोर्ट ऑफ कॉल, एक पैकेट स्टेशन, एक एंट्री पोर्ट, ये 3 तो आप मान के चलिए यहां से कोई ना कोई एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसको एक बार आपको बढ़िया से देख के रखना है। तो देखिए ये जो टॉपिक आपको मैंने बताया है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप सही से देख के रखिएगा तो ज्योग्राफी में नंबर लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा पहली बार डिजिटल चेकिंग होगा, इसके बारे में भी ध्यान से रखिए। क्वेश्चंस लिखने के बाद आप एक तो गैप दीजिए कम से कम 2 लाइन का, और इसके बाद ये जो आपका लेफ्ट साइड में मार्जिन है, आप क्वेश्चन नंबर यहीं पर लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप यहाँ पर आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। कभी भी पॉइंट्स लिखना है तो आप पॉइंट्स रोमन 1 2 3 लिख सकते हैं, बट वो मार्जिन के राइट साइड में आपको लिखना है। तो एग्जाम बढ़िया से दीजिए, और इस वीडियो को एक बार बढ़िया से देख लीजिए, और इसके साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक को भी बढ़िया से रीड कीजिए। थैंक यू।